Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On the demand of various students, today we are going to take a new chapter, that is work, power and energy. आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है क्लास 11th की, उसमें से चैप्टर नंबर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर आता है, उसको मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेसिकली हम लोग सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन वगैरह पे डिस्कशन कर रहे थे, उसमें से हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसमें पूछा कि हमसे रिक्वेस्ट की कि सर इससे पहले आप वर्क, एनर्जी एंड पावर की जो थोड़ी बहुत थ्योरी और जो हमारा मेन स्ट्रेस होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे, वो दिखाइए हमें, ताकि हम लोग फिर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए इसको, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, जो कि हम वर्मा सर की बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने उसको वहीं पे हॉल्ट पे ही रखा है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आज वर्क, एनर्जी एंड पावर जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं इसमें, जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है हमारी क्लास 11th की, उसमें से भी सारी प्रॉब्लम्स हम लेंगे, और उसके बाद जो वर्मा सर की बुक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसमें से भी हम एक एक प्रॉब्लम लेंगे वर्क, एनर्जी और पावर पे। उसके बाद मैं आ जाऊंगा सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन्स पे। हालांकि कोलिजन्स का मैं पूरा थ्योरी का जो लेक्चर है कोलिजन्स का, वो मैं इसी में डिस्कस करूंगा, वर्क, एनर्जी और पावर में। ठीक है, उसके बाद मैं लूंगा रोटेशनल मैकेनिक्स आपकी, बिकॉज रोटेशनल मैकेनिक्स इज द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो ज्यादा डिमांड उसकी है रोटेशनल मैकेनिक्स की, लेकिन रोटेशनल मैकेनिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वर्क, एनर्जी, पावर से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए अब इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं। इसमें से मैं ज्यादा थ्योरी जो है इनिशियली वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कोलिजन्स पे डिटेल्ड थ्योरी में जाऊंगा। इसमें कोलिजन्स इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, ओब्लिक कोलिजन्स, हेड ऑन, एंड ऑन कोलिजन्स वगैरह, वो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, एक लेक्चर में पूरा उस पर दूंगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की ये एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 6 है आपकी, वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर जो एनसीईआरटी में है क्लास 11th की, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, द साइन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स एंड ए बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बात तो सभी को पता है। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि आपको पता है वर्क डन बाय फोर्स, दैट इज एफ डॉट एस। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एस, cos of theta, where theta is the angle between force and displacement vectors। ये तो सभी को पता है वर्क डन की एक्सप्रेशन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डायरेक्टली, इट इज एफ एस cos of theta। ये वर्क डन की जो जनरल एक्सप्रेशन है वही है। यहां पे अगर हम cos थीटा पे फोकस करें, या सबसे पहले हम एफ पे फोकस करें, ये एफ है मैग्नीट्यूड इस फोर्स का। मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एफ विल बी पॉजिटिव। एस जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव। सिर्फ cos थीटा की बात आएगी। इन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि वर्क डन जो है वो मुख्तलिफ केसों में अलग अलग होती है। किसी केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगी, किसी में नेगेटिव आएगी, किसी में जीरो भी आ सकती है। वो हम देखेंगे कि वर्क डन बाय फोर्स किस चीज पे, यहां पे इस एक्सप्रेशन से क्लियर है कि वर्क डन जो है वो cos थीटा की साइन पे ही डिपेंड करेगी। इफ अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस तरह से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो क्लियरली एंगल जीरो हो जाएगा। अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी 180 डिग्री। इसी तरह कई केस में फोर्स इस तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो एंगल यहां पे 90 भी हो सकता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि ये जो एंगल है यहां पे थीटा, इट कैन बी पॉजिटिव, सॉरी इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी ऑब्ट्यूज, इट कैन बी राइट एंगल, और इट कैन बी समटाइम्स जीरो आल्सो। ठीक है, उसी हिसाब से हम देखेंगे कि वर्क डन अलग अलग केसेस में क्या आती है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, कई सारी एग्जांपल्स इसमें दे रखी है, हमें हर केस में बताना है कि वर्क डन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी। सबसे पहला केस जो है, इसमें इन्होंने बोला है स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें बताना है पॉजिटिव है ये कि नेगेटिव है, वो हमें देखना है।
सबसे पहला केस जो है, वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट। सपोज दिस इज ए वेल, ये कोई कुआं है, यहां पे बाल्टी, सॉरी ये बकेट है, दिस इज ए बकेट। बकेट का जो ऊपरी हिस्सा है ये, इस पे एक रोप टाई की गई है, ठीक है। सपोज दिस इज ए वेल, वेल में हम इस वेल से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आदमी है जो इससे वेल से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहां पे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या क्या होगी, या जीरो होगी। इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट, यहां से एक रस्सी बांधी गई है इस पे, हमें बताना है जो आदमी इस पे फोर्स लगाएगा उस फोर्स के कारण जो वर्क होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या जीरो, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले यहां पे आ जाओ, ये बकेट तो तभी ऊपर जाएगा जब आदमी फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, ठीक है। फोर्स आदमी ऊपर की तरफ लगा रहा है, बकेट भी धीरे 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 करके ऊपर आएगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही आएगी, ठीक है जी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे आ जाऊंगा W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो क्लियरली मैं यहां पे देख सकता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल है दैट इज 0 डिग्री। सो वर्क डन दैट विल बी इक्वल, फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होगा सपोज f, डिस्प्लेसमेंट का कुछ मैग्नीट्यूड होगा सपोज दैट इज s, और कॉस जो यहां पे आएगा कॉस 0, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर कोलिनियर, दे हैव द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं fs cos 0 जो है दैट इज 1, यानी कि वर्क डन, फोर्स भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, 1 तो पॉजिटिव है ही यहां पे, दैट इज वर्क डन जो है यहां पे दैट विल बी पॉजिटिव। इस केस में जो हमारी वर्क होगी दैट विल बी पॉजिटिव। क्लियर? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6.1 है, इसका पार्ट ए। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। इसी केस में हमें बताना है कि ग्रेविटी के कारण जो वर्क होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखो जी, हम यहीं पे आ जाते हैं इस पे। सपोज इसका कुछ मास होगा, सपोज इसका मास है m, तो ग्रेविटी के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा दैट विल बी mg। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमें बताना है इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस, जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो कितना होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो जी, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट बॉल बकेट जो है ये ऊपर ऊपर जा रहा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज 180 डिग्री। मुझे उस तरफ दिखाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर से हम आ जाते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफएस, मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहां पे cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, सो यहां पे आएगा एफएस -1, यानी कि दैट विल बी माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Clearly in this case work done will be negative. Force and displacement are in opposite directions, so work done by gravitational force while the bucket is being pulled up, that is negative, and work done by the force applied by the man in this case that is positive, ठीक है। उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की एक ही डायरेक्शन, इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग डायरेक्शन है। इसको फ्री बॉडी डायग्राम के साथ प्लीज कंफ्यूज मत करना, ये मैं एंगल निकाल रहा हूं यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में, ठीक है जी। ये हो गई हमारी, ये था इसका दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में आ जाओ, वर्क पावर एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन, सॉरी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, यस, उसको इंक्लाइंड प्लेन है। सपोज एंगल थीटा बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, इस पे कोई ब्लॉक मैंने रखा है, हमें पूछ क्या रहा है पहले वो देखते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, हमें फ्रिक्शन के कारण जो वर्क होगी वो हमें निकालनी है, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इस केस में जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ठीक है जी। चलो देखते हैं, सपोज इसका वेट, इसका मास में सपोज m मानता हूं तो mg डाउनवर्ड्स आएगा, व्हाटएवर इट इज। ये एंगल क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैंने न्यूटन लॉज में डिटेल में डिस्कस किया, आप लोगों को वीडियोस देखने, ये नॉर्मल रिएक्शन एंगल,
ठीक है जी। चूंकि ये जो प्लेन है इंक्लाइन प्लेन ये रफ दे रखा है, यानी कि इसके कारण कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा। चूंकि ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, फ्रिक्शन हमेशा इसको अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन जो होगी बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस इंक्लाइन प्लेन, तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सपोज मैं फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट करता हूं। मुझे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क होगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, जो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण इस बॉडी पे वर्क होगी, व्हाट विल बी दैट? विल दैट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? देखो जी, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहां पे मैं एक चीज, यहां पे मैं अल्फा मानता हूं। फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है, ब्लॉक चूंकि स्लाइड डाउन हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट S दैट इज 180 डिग्री। तो फिर से वर्क डन जो होगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर यहां पे आपको कोई पूछेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क क्या होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में mg cos थीटा होगा या sin थीटा होगा, वो आप देख लो। ठीक है जी, या sin अल्फा होगा, cos अल्फा होगा, व्हाटएवर इट इज, वो आप देख लो। उस टाइम जो mg का कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और जो डिस्प्लेसमेंट होगी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, उनके बीच में एंगल उस टाइम जीरो होगा। लेकिन इस केस में उल्टा है। इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट है, एक तरफ है, उसके बिल्कुल अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी कि एंगल जो है दैट इज 180 डिग्री बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू Fs cos 180 डिग्री, because cos 180 degree is minus 1, so work done in this case will be negative. यानी कि work done by frictional force in this case while the block is sliding down an inclined plane, that will be negative. On the contrary, if we had been asked to find the sign of the work done by gravitational force, component of gravitational force acting along this plane, that would have been positive. क्योंकि mg cos थीटा लगेगा, sin थीटा लगेगा, इसकी तरफ आप देख, वो हम बता सकते हैं आराम से क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर देख भी लोगे ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये 90 माइनस अल्फा होगा, दिस एंगल विल बी अल्फा, यानी कि mg cos अल्फा इस तरफ होगा, mg sin अल्फा इस तरफ होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि mg के कारण जो कंपोनेंट लग रहा है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, उसकी वजह से कितनी वर्क हो रही है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, देखो mg sin अल्फा भी इसी तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ, एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा, दैट मींस वर्क डन बाय दिस mg sin अल्फा दैट विल बी पॉजिटिव। ये था आपका थर्ड पार्ट। अब पूछ रहे हैं वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखते हैं इसको। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। रफ मींस फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स। स्मूथ होता तो फ्रिक्शन को हम एब्सेंट मान के चलते हैं। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सपोज मैंने इस पे कोई फोर्स F अप्लाई किया, सपोज दिस इज अप्लाइड फोर्स F। चूंकि मैं सपोज इस ब्लॉक का मास सपोज M मान के चलता हूं, मुझे इसी अप्लाइड फोर्स के कारण जो वर्क होगी इस पे, इस ब्लॉक पे, मुझे उसकी साइन बतानी है, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अप्लाइड फोर्स इस तरफ मैं इसको पुश भी कर सकता हूं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई विल बी पुलिंग दिस ब्लॉक, आई विल पुश दिस ब्लॉक आल्सो। ठीक है जी, ये अप्लाइड फोर्स है। इट कैन द फोर्स कैन बी अप्लाइड एट सम एंगल आल्सो, ऐसा भी कोई इशू नहीं। ठीक है जी, मुझे वही बताना है कि ब्लॉक हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहा है। यहां क्वेश्चन में साफ क्लियर कर दिया गया है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो बॉडी है, इस पे जो बॉडी, ये बॉडी है ब्लॉक ऑफ मास M। ठीक है जी, चूंकि फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे, इसका मतलब है अगर मैं इसको आगे की तरफ खींचूंगा तो फ्रिक्शन थोड़ा पीछे की तरफ मुझे इसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। द रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस ब्लॉक and this incline and this plane surface that will be opposed by friction। मुझे वही चीज बतानी है यहां पे कि अप्लाइड फोर्स के कारण जो इस पे वर्क होगी, क्या वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सिंपल क्वेश्चन। देखो जी, इनिशियली ब्लॉक यहां पे था, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस तरफ से,
ठीक है, सपोज यहां पे पहुंच गए, इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, सपोज दिस इज एस, एस की डायरेक्शन ये, एफ की डायरेक्शन जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन भी वही है जो एफ की है. सो सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. Cos theta once again it is 0 degree, so it will be fs cos 0. Cos 0 is 1, so simply it will be equal to force into displacement. Magnitude of force into magnitude of displacement. Magnitude is positive, so that will be positive. मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, म्यू एम जी जो भी होगा वो आप फिर हम, ये लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, मैंने शॉर्टकट में इसको बता दिया आपको आंसर क्या करना है, हमें पूछा भी यही गया है. अब एक चीज इसमें आ रही है बात कि भाई ये ब्लॉक जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है. हो सकता है कि नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है दैट इज 0, लेकिन हमें इस फोर्स के कारण, सिर्फ इस फोर्स के कारण हमें वर्क निकालना है, अप्लाइड फोर्स के कारण, उसको मैंने एफ माना है. क्योंकि फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली राइट टुवर्ड्स राइट एक्ट कर रहा है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है जी. सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस. अब ई पार्ट है इसमें, work done by the resistive force of air on vibrating pendulum in bringing it to rest. Suppose this is a vibrating pendulum, कोई pendulum है, इस तरह सर्कुलर पाथ पे चलता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है जी. Suppose there is a pendulum, it is vibrating in air due to air resistance, its velocity will get decreased. हमें वही चीज पूछ रही है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट. अगर मैं किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट यहां पे जाऊंगा, ठीक है जी, मैं देखूंगा कि यहां पे जो इसकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो होगी टेंजेंशियल, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी व्हाट विल बी दैट विल बी जस्ट अपोजिट टू द रेजिस्टिव फोर्स. या डिस्प्लेसमेंट एक तरफ, रेजिस्टिव फोर्स दूसरी तरफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है और जो फोर्स लग रहा है रेजिस्टिव फोर्स वो बिल्कुल उसके अपोज कर रहा है, उसकी मोशन को अपोज कर रहा है. मैं यहां पे मान सकता हूं एंगल इनके बीच में 180 डिग्री, ठीक है जी. सो जो वर्क डन होगी दैट विल बी एफएस cos 180 डिग्री, दैट विल बी वंस अगेन 180 cos 180 डिग्री, दैट इज -1, सो इट विल बी एफएस इनटू -1 वर्क डन. क्लियर. मैं यहां पे इनफिनिटेसिमल, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मानूं उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम. This was your question number first. NCERT कर रहे हैं. This was your question number 1. Now it is question number 2. A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction 0.1. Compute the following. इसकी डायग्राम में पहले बनाता हूं. A body of mass 2 kg. Suppose this is a body of mass 2 kg. M is equal to 2 kg. ये बॉडी दे रखी है 2 kg. इनिशियली एट रेस्ट, जो इसकी इनिशियल स्पीड है u वो 0 है, ठीक है जी. Moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction 0.1. इस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने लगाया है F अप्लाइड, जो ये F है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है दिस इज 7 न्यूटन. क्लियर. विद कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1. जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द टेबल दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.1. म्यू जो दे रखा है दैट इज 0.1, ठीक है जी. Suppose this is a horizontal surface, a rough horizontal surface. इस पे कोई ब्लॉक रखा गया है, उस ब्लॉक पे फोर्स F लग रहा है जिसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 7 न्यूटन. मास ऑफ द ब्लॉक जो है वो 2 kg दे रखा है और इनिशियली ये ब्लॉक रेस्ट में है, ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है
between this surface, this horizontal surface, and this block, that is 0.1. This is coefficient of kinetic friction. हमें पूछ क्या रहे हैं, कंप्यूट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड्स. 10 सेकंड्स में जो ये अप्लाइड फोर्स F, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, अप्लाइड फोर्स जो है F, 10 सेकंड में कितना काम करेगा. ठीक है, देखो जी, हमें पता ही है कि वर्क डन जो होती है दैट इज Fs cos थीटा. हमारे पास F पता है, हमारे पास 7 न्यूटन. एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहे हैं, 10 सेकंड के बाद सपोज ये ब्लॉक यहां पे होगा कहीं पे. ठीक है, आफ्टर 10 सेकंड इट इज t इज इक्वल टू 0, इट इज t इज इक्वल टू 10 सेकंड. 10 सेकंड के बाद चूंकि हम फोर्स इस पे लगा रहे हैं, फोर्स तो लगता ही जा रहा है, इसका मतलब है कि ब्लॉक चलता ही जाए. 10 सेकंड के बाद मैंने माना कि सपोज ये पॉइंट ए से निकला और पॉइंट बी पे पहुंच गया आफ्टर 10 सेकंड्स. मुझे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, मुझे पूछ रहे हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड्स. अप्लाइड फोर्स जो मैंने ये F लगाया, इसने कितना काम किया इस 10 सेकंड, वो मुझे कैलकुलेट करना है. दिस इज 10 सेकंड्स. अब इस एक्सप्रेशन पे आ जाओ. वर्क डन हमें निकालना है, फोर्स भी पता है, डिस्प्लेसमेंट का कोई अता पता नहीं. cos थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब है जो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0 डिग्री. यानी कि थीटा भी मुझे पता है, क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी तरफ है, यानी कि थीटा इज 0 डिग्री. मुझे यहां पे जो चाहिए, जो टर्म मेरे पास अननोन है दैट इज दिस s मुझे चाहिए. s को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे यूज कर सकता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. अगर मैं लिखूं s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यही तो है इक्वेशन जिसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. या मुझे चाहिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तभी मुझे ये s डिस्प्लेसमेंट s मिल जाएगी जो 10 सेकंड में हुई है. नहीं तो मैं कहां से लाऊंगा इसको. अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करता हूं, इसमें मुझे फाइनल वेलोसिटी भी पता नहीं है और एक्सेलरेशन भी पता नहीं है, यानी कि इसमें दो वेरिएबल्स आ गए, तो इक्वेशन यहीं पे रिजेक्ट होगी. मैं इसी पे आता हूं. इसमें मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं. वो एक्सेलरेशन में आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं. देखो कैसे, यानी कि मुझे ये एक्सेलरेशन चाहिए. अब इस ब्लॉक पे आ जाओ, जो यहां पे ये ब्लॉक है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में अलग से बनाता हूं. देखो जी, यहां पे इसका वेट mg डाउनवर्ड्स लगेगा, इसकी नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी. यानी कि अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट इसका mg नीचे की तरफ. अब अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखूंगा तो अप्लाइड फोर्स F इस तरफ और जो फ्रिक्शनल फोर्स F है स्मॉल f वो इस तरफ. फ्रिक्शनल फोर्स में निकाल सकता हूं, बिकॉज मुझे पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स F होता है वो होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. इस केस में नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो रहा है mg के साथ, तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स को आराम से लिख सकता हूं, इट इज म्यू टाइम्स mg. क्लियर. मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है. अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन इज mg. अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ में यूज करूंगा, क्योंकि बॉडी आगे जा रही है. इसका मतलब है जो F है ये ओवर पावर हुआ है, इस फ्रिक्शन को इसने ओवर पावर किया है, ये फ्रिक्शन से ज्यादा है. मैं सीधे लिख सकता हूं F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F माइनस स्मॉल f डिवाइडेड बाय f. जो F है अप्लाइड फोर्स वो मेरे पास पता है 7 न्यूटन. 7 माइनस व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू mg. यहां पे म्यू के बदले 0.1, m के बदले 2, g के बदले 10, यानी कि दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन. ठीक है, म्यू के बदले 0.1, m के बदले 2, g के बदले 10, यानी कि 2 न्यूटन आ गया फ्रिक्शनल फोर्स. सो मैं यहां पे लिख सकता हूं 7 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स के बदले 2 डिवाइडेड बाय मास है 2, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज एक्सेलरेशन. यानी कि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन मुझे पता समझ आ गई कितनी है, मैं वो कैलकुलेट कर ली मैंने. एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको मैं यहां पे नोट ही कर लेता हूं, 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर. चलो आगे. अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आफ्टर 10 सेकंड्स.
तभी तो मैं वर्क डन निकाल पाऊंगा। तो क्लियरली यहां पे S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक दैट इज 0, टाइम कुछ भी हो 10 सेकंड है, प्लस 1/2, इस केस में 10 सेकंड है, एक्सेलरेशन के बदले 5/2 into t square that is 100, 2 1s are 250s are 2 1s are 225s are, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में 125 मीटर आ गई मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 125 मीटर। अब तो वर्क डन आसान है, इसी इक्वेशन पे आ जाओ, वर्क डन दैट इज Fs, मगर वर्क डन मुझे निकालनी है ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स, नॉट ड्यू टू द नेट फोर्स इन दिस केस। Fs cos 0 दैट इज 1, मैं लिख सकता हूं यहां पे फोर्स जो अप्लाई किया हमने दैट इज 7 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट है 125, 7 5 35, 7 875 जूल जो है वो वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। इसका आंसर देखते हैं। हमारे पास आ गई 875 जूल्स, इनका आंसर आ रहा है 882 जूल्स। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लिया है? 10। चलो देखते हैं फिर उससे। मैंने यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 माना था, इन्होंने शायद 9.8 लिया है, वो भी मैं देखता हूं। अभी एक्सेलरेशन मेरे पास आई थी F माइनस F डिवाइड बाय M, यानी कि एक्सेलरेशन मेरे पास आई थी, फोर्स जो मैंने अप्लाई किया था दैट वाज 7 माइनस व्हाट वाज फ्रिक्शन फोर्स दैट वाज म्यू mg, म्यू इज 0.1, m इज 1 सॉरी 2 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बदले 9.8, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 2 8 are 16, 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी ये 1.96 आ गया मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स। यहां पे डाल दो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 1.96 डिवाइड बाय 2। मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, कैलकुलेटर में थोड़ा जल्दी जल्दी यूज करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। एक मिनट आप रुको, कैलकुलेटर से थोड़ी जल्दी हो जाएगी। इट इज 7 माइनस 1.96 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.5, यानी कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास आएगी दैट इज 2.52 मीटर पर सेकंड। उस केस में जो अभी हमने पहले निकाला था, जब मैंने g का वैल्यू 10 यूज किया था उसमें 2.5 आ रही थी, बहुत कम फर्क है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा चेंज, इसमें वर्क डन में चेंज ज्यादा दिखा रहा है। तो एक्सेलरेशन आ गई, अब डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर अप्लाई करके, व्हाट इज दैट? दैट इज u, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, टाइम कुछ भी हो यहां पे 10 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन जो कि मेरे पास आ गई 2.52 इनटू t स्क्वायर इज 100, दैट इज इक्वल टू 2 1s are 226, 1.26 into 100 दैट इज 126 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो आ गई हमारे पास दैट इज 126 मीटर। ठीक है जी, अब मैं वर्क डन निकाल सकता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स के कारण मुझे वर्क निकालनी है, नेट फोर्स के कारण इस केस में नहीं, इस पार्ट में नहीं, वो आगे देखेंगे। दैट इज इक्वल व्हाट इज अप्लाइड फोर्स दैट इज 7 into what is displacement that is 126, angle between force and displacement that is 0, so cos 0 will be 1, that will be 1, cos theta will be 1, 7 6 are 42, 7 2 are 14, yes it is 882 joules, यही आंसर है इसका। यानी कि जब मुझे निकालना है वर्क डन ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स, ठीक है जी, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाली इस ब्लॉक की, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। जब मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गई, इस इक्वेशन में मुझे फोर्स भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, एंगल भी पता है, तो मैं ये इक्वेशन यूज करके वर्क डन आराम से निकाल सकता हूं। यहां पे आप देखो वर्क डन पॉजिटिव आ रही है, जो ये अप्लाइड फोर्स काम करेगा दैट विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। क्लियर? फ्रिक्शनल फोर्स कितना है हमारे पास, ये आप याद ही रखना 1.96, हो सकता है आगे काम आएगा। दिस वाज पार्ट नंबर 1 इस प्रॉब्लम। आगे चलो, दूसरे में बोल रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकंड्स। फिर से वही एक्सप्रेशन, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट भी पता है, कितनी आई थी डिस्प्लेसमेंट, मुझे लगता है 126 आई थी शायद, 126 मीटर आई थी
क्योंकि पहले केस में हमारे पास आई थी 125 पॉइंट कुछ। चलो देखते हैं, आंसर फिर खुद ही बता देगा। अब हमें निकालना है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। इन्हीं 10 सेकंड में फ्रिक्शन ने कितना काम किया वो भी निकालना है। मैं लिखूंगा सीधे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज 1.96। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो अभी हुई है 126 इनटू, अब एंगल का मसला आ गया। मैंने अभी फ्री बॉडी डायग्राम में बताया, हॉरिजॉन्टली जो मैंने डायग्राम ड्रा की थी, अप्लाइड फोर्स इस तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ। तो इस ब्लॉक पे आ जाओ, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ, इसी के कारण, इसी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण मुझे वर्क निकालना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी 180 इन दिस केस। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू, यहां पे मैं लिख दूंगा cos 180। व्हाट विल बी दैट, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में आपको कैलकुलेटर साथ साथ रखना चाहिए। इट इज 1.96 into 126, that is 246.96, that is approximately 247 जूल्स। मगर cos 80 डिग्री का वैल्यू है -1, इतने जूल्स, दैट विल बी -247 जूल्स। यानी कि जो फ्रिक्शन काम करेगा दैट विल बी -247 जूल्स। आंसर चेक करते हैं फिर से। यस, दैट इज -247 जूल्स। हो गया फ्रिक्शन का काम। अब तीसरे केस में क्या पूछ रहा है, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग वर्क डन बाय फोर्स। कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल अभी नहीं। वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन 10 सेकंड्स। जो नेट फोर्स लग रहा है बॉडी पे, उसके कारण जो वर्क होगी इन्हीं 10 सेकंड्स में, वो कितनी होगी। सबसे पहले मैं यहां पे देखता हूं एफ नेट कितना है। देखो जी, अगर वेक्टर्स का रिजल्टेंट मुझे निकालना होता है तो मैं उसमें पैरेललोग्राम या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स ऐड करके निकालता हूं, अगर उनके बीच में कोई एंगल दे रखा है। लेकिन यहां पे खुशकिस्मती यह है कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। मुझे नेट फोर्स के कारण वर्क निकालना है। जो नेट फोर्स इस बॉडी पे होगा दैट विल बी द सब्ट्रैक्शन, वेक्टर एडिशन ऑफ दिस एफ एंड दिस स्मॉल एफ। अप्लाइड फोर्स में से इसको मैं घटाऊंगा मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वही डायरेक्शन होगी उस फोर्स की, ठीक है। डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी अप्लाइड फोर्स तो 7 न्यूटन दे ही रखा है। फ्रिक्शनल फोर्स मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज 1.96 न्यूटन, ठीक है जी। तो ये क्लियर है कि जो डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की वो दैट विल बी टुवर्ड्स राइट, बिकॉज अप्लाइड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब मुझे एफ नेट निकालना है। मैं सीधे लिख सकता हूं भाई, दो ही फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं, एक है अप्लाइड फोर्स एफ माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एफ। अब मुझे नेट फोर्स के कारण वर्क निकालना है। वर्क डन बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स, वही मैं निकाल रहा हूं। व्हाट इज एफ, ये एफ क्या है भाई, अप्लाइड फोर्स दैट इज 7 माइनस व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 1.96। ये एफ नेट आ रहा है, मुझे इसके कारण वर्क चाहिए। तो वर्क डन बाय एफ नेट दैट विल बी इक्वल एफ नेट डॉट डिस्प्लेसमेंट। एफ नेट भी इसी तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ लग रहा है। मैं सीधे लिख सकता हूं इट इज एफ नेट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ 0 डिग्री। एफ नेट का मैग्नीट्यूड मुझे पता है दैट इज 7 माइनस 1.96, डिस्प्लेसमेंट पता है मुझे 126 मीटर इनटू cos 0 दैट इज 1। सो द नेट, सॉरी द वर्क डन बाय नेट फोर्स व्हाट विल बी दैट। मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। इट इज 7 माइनस 1.96 multiplied by 126 that is 635.04, यानी कि 635.04 जूल्स। नेट फोर्स के कारण जो वर्क होगी, आप इसको इस तरह से भी, वो इतनी होगी। पहले आप ये सुनो, जो नेट फोर्स के कारण वर्क होगी वो इतनी होगी। आप जो वहां पे हमने दो निकाली थी, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स और वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, उनको सब्ट्रैक्ट करके भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। या गई वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, आगे देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन 10 सेकंड्स।
इसका आंसर मैं पहले चेक करता हूँ। 247 आया था शायद हमारे पास, इस तरह का कुछ 635 जूल्स आया था शायद। कितना आया था नेट फोर्स? 7 - 1.96 इंटू डिस्प्लेसमेंट था 126। इसमें देख ही लेता हूँ, 635 आया है, 635 जूल्स। आंसर चेक करते हैं इसका। 635। अब पूछ रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी बॉडी की, वो हमें निकालना है। हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम में सबसे पावरफुल, मैं लिखूंगा डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, या नेट फोर्स यहां पे लिखो। ठीक है, यहां पे दो ही फोर्सेस हैं, क्योंकि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज 0 बिकॉज़ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। So work done by all forces, that is work done by applied force plus work done by frictional force plus work done by gravitational force. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन हम रिज्यूम नहीं कर रहे, so there will be no work done by this gravitational force. So delta kinetic energy, change in kinetic energy will be work done by all forces. अभी मैंने देखा work done by all forces, ये फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वर्क डन बाय नेट फोर्स अभी हमने निकाला 636 जूल, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस that will be work done by frictional force plus work done by applied force F। दोनों को ऐड कर दो, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी इस तरह से आएगी, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू इनका आएगा -1 एंगल, सॉरी -1 आएगी cos 180 डिग्री, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स दैट इज F इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका वैल्यू हमने अभी निकाला, अभी जस्ट इस वाले पार्ट से पहले, क्योंकि यहां पे F माइनस स्मॉल f इनटू S आएगा, दैट विल बी वंस अगेन इक्वल टू 635। इस तरह से भी वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके निकाल सकते हो आप। अगर इस तरह से कंफ्यूजन है तो दूसरे तरीके से निकालो। देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज 0 बिकॉज इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। काइनेटिक एनर्जी फाइनल पता ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी तब निकलेगी क्योंकि मुझे 10 सेकंड के बाद सारी सिचुएशन देखनी है। 10 सेकंड के बाद इस बॉडी के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, पहले मैं वो देखूंगा। v इज इक्वल टू u प्लस 80, यानी कि वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स, दैट विल बी इक्वल u0 प्लस एक्सेलरेशन कितनी आई थी अभी हमारे पास, दैट वाज 5.2, हाँ जी 5.2 into 10 टाइम 10 सेकंड के बाद, दैट इज इक्वल टू 552 मीटर पर सेकंड। मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी आई थी, एक्सेलरेशन आया था हमारे पास 7 - 1.96 डिवाइडेड बाय 2, जो एक्सेलरेशन आई थी 7 माइनस था -1.96 डिवाइडेड बाय 2, 2.52 आई थी एक्सेलरेशन, मैंने 5.2 लिखा, 2.52 इंटू 10 दैट इज 25.2 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी होगी आफ्टर 10 सेकंड्स। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट विल इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, मास 2 है, इंटू v स्क्वायर यानी कि 25.2 का होल स्क्वायर, 2 कैंसल, दैट इज इक्वल 25.2 into 25.2, 635.04, 635.04 यानी कि 635 joules. This kinetic energy final. So change in kinetic energy delta K, that will be equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial, that will be equal to what is final kinetic energy, that is 635, minus what is initial kinetic energy, that is 0, यानी कि इस तरह से भी हमारे पास आएगा 635, बिकॉज वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसको किया और मैंने इसको इससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके भी मैंने इसको निकाला।
दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6.2 था ये, क्वेश्चन नंबर 6.2 यस, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6.3 पे आ जाते हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जबरदस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, मैं पहले एक ग्राफ को बनाता हूं, मैं तब तक वीडियो पॉज करता हूं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6.3 है आपका, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6.3। मैंने पहले बोला था इसमें थोड़ी डायग्राम्स दो चार है, मैं पॉज करके बीच बीच में पॉज करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन। गिवन इन फिगर 6.11 आर सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है, यस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया गया है इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशनल केस, वो सुप्रीम मास सिस्टम है, उसी के लिए हो सकता है। अब क्या पूछ रहे हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस, ऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं हम वाई एक्सिस को। ये जो यहां पे क्रॉस दिखाया है ये हमें टोटल एनर्जी पार्टिकल की बता रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ इसके बाद, indicated by a cross on the ordinate axis. In each case, specify the region is in which the particle cannot be found for the given energy. हर किसी रीजन में पार्टिकल की कोई ना कोई एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पता है और टोटल एनर्जी पता है। हर किसी रीजन में हमें क्या बता रहे हैं, हमें क्या पूछ रहे हैं, इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन इज इन विच द पार्टिकल कैनॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी। हमें वो रीजन आइडेंटिफाई करने हैं इस ग्राफ से जहां पे हमारा पार्टिकल कभी हो ही नहीं सकता। एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का इशू है, देखते हैं क्या होगा इसमें। ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस, कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए पार्टिकल की, ये भी हमें बताना है। थिंक ऑफ सम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर व्हिच दिस पोटेंशियल एनर्जी शेप्स आर रिलेवेंट, मैंने अभी बता ही दिया आपको, सुप्रीम मास सिस्टम के लिए शायद ये वैलिड हो सकता है, ठीक है। देखो जी, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है और यह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, यानी कि जो ग्राफ है, यहां पे ग्राफ में जो ये V नॉट है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये सपोज पॉइंट ए है। हमें वो रीजन इस ग्राफ में आइडेंटिफाई करना है जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, सॉरी, जहां पे पार्टिकल की एनर्जी जो है, किसी ने काटा, किसी कीड़े ने शायद, पार्टिकल की जो एनर्जी है, यानी कि वो एनर्जी हमें, सॉरी एक सेकंड आप, एक सेकंड आप, आई एम सॉरी, यहां पे कोई कीड़े वीड़े ने काट लिया, चलो मैं देखता हूं उसको। देखो जी, इसमें क्या पूछ रहे हैं, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो है वो दे रखी है, ये ग्राफ हमारे पास दे रखा है, ठीक है जी। हमसे क्या पूछा गया है कि हमें भाई वो रीजन बताओ, आप वो रीजन आइडेंटिफाई करो यूजिंग दिस ग्राफ जहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाया, जहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाया, ठीक है। या इन्होंने पूछा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, वेयर द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी, यानी कि उस एनर्जी, जो पार्टिकल की उस एनर्जी इस ग्राफ से हमारे पास निकलेगी, उस एनर्जी के साथ पार्टिकल कहीं पे किस रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर पाया, वो हमें निकालना है। देखो पहले सपोज हमारे पास पता है जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी पॉजिटिव, सॉरी नेवर बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो बात आ रही है टोटल मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इफ मैं मानता हूं, मुझे पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, मैं मानता हूं इफ पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्रेटर देन है टोटल मैकेनिकल एनर्जी से, तो क्या होगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं इस तरह लाऊंगा, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैंने एज्यूम क्या किया है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी,
दैट मीन्स अगर ये 10 जूल है, ये 20 है, जो यहाँ पे डिफरेंस आएगी वो नेगेटिव आएगी। दिस मीन्स नेगेटिव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं, जो कि पॉसिबल ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए इस इक्वेशन का मान रखते हुए, सम्मान रखते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो यहां पे मैंने माना था पोटेंशियल एनर्जी ही ग्रेटर है उससे, लेकिन होना क्या चाहिए, होनी चाहिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी किसी केस में, उसका मतलब है पार्टिकल उस रीजन में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर नहीं हुई तो उस रीजन में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देखो कैसे, यहां पे दिखाता हूं। पार्ट फर्स्ट जो है यहां पे, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए। सपोज मैं देखता हूं कि टोटल एनर्जी जो पार्टिकल है वो मेरे पास ई दे रखी है, मैं ई के अलग एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करता हूं जो मुझे दिखाएगी डिफरेंट इंटरवल्स पे टोटल एनर्जी कितनी है, जो मुझे शो करेगी कि टोटल एनर्जी कितनी है। देखो अगर मैं यहां से यहां तक चलता हूं, सपोज इस पॉइंट पे मैं आता हूं, जो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है टोटल एनर्जी से। क्लियर? ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो, बिल्कुल अंडरस्टैंड करने वाला क्वेश्चन है, इसको समझने वाला क्वेश्चन, क्योंकि हमें ग्राफिकल एनालिसिस चाहिए। ठीक है जी, सॉरी, हाँ हाँ, ई और वी नॉट देखो, पॉइंट ए पे आ जाओ। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे आप देखो एक बार, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, व्हाट इज दैट, दैट इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी से ज्यादा है। अब यहां पे किस केस में हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, चक्कर यही है, हमें बताना है, वो रीजन हमें आइडेंटिफाई कर रहा है, वो रीजन हमें बताना है जहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करना है, जहां पे वेयर वी कांट फाइंड पार्टिकल। यहां पे पूछ रहे हैं इंडिकेट, सॉरी, इन केस स्पेसिफाई द रीजंस, स्पेसिफाई द रीजंस। ठीक है, हमें वो रीजन बताना है जहां पे ये पॉसिबल नहीं है पार्टिकल हमारा उस एनर्जी के साथ एग्जिस्ट करेगा, दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर दैट वेरी स्पेसिफिक रीजन। देखो अगर मैं यहां पे आ जाता हूं, तो यहां पे मैं कोई पॉइंट लेता हूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी सपोज बी डैश, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी लेस दैन ए। उसी तरह अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर करूंगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी लेस देन टोटल एनर्जी फॉर दिस पॉइंट। सपोज इसकी मैं एनर्जी मानता हूं बी डबल डैश। गर्ज ये है कि अगर मैं 0 से ए तक चलूंगा, ठीक है जी, तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी की लेवल है वो टोटल एनर्जी लेवल से कम होगी, टोटल एनर्जी से कम होगी, यानी कि पार्टिकल 0 से ए तक एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जो ही ए पे हो गया, जो ही ए पे पार्टिकल पहुंच गया, उसकी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट बिकम्स वी नॉट, और वी नॉट जो है क्लियरली ग्राफ से पता चलता है हमें कि ई से ज्यादा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स जब भी पार्टिकल हमारा ए के पास पहुंच गया, ए के बाद इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, अगर एक्स ए से ज्यादा हो गया तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी ग्रेटर देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज नॉट पॉसिबल। So the particle cannot be found in the region where x is greater than a। जहां x a से ज्यादा होगा उस केस में हम पार्टिकल को फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? अब इसमें मिनिमम टोटल एनर्जी पूछिए। मिनिमम टोटल एनर्जी तो क्लियरली ग्राफ यहीं से स्टार्ट होता है, तो 0 से होगी, 0 ही होगी मिनिमम एनर्जी, 0 ही होगी, और कितनी होगी, a पे 0। ठीक है जी, तो दिस वाज पार्ट फर्स्ट ऑफ योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें फिर से आप अंडरस्टैंड करो एक बार, हमें वो रीजन आइडेंटिफाई करना है जहां पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा उस एनर्जी के साथ, यानी कि हमें वो रीजन बताना है जहां टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो। अगर हम यहां चलेंगे इस रीजन में, इसके जहां पे मैंने ये लाइन ड्रॉ पैरेलल की, अगर मैं इसके नीचे नीचे ये रीजन जो आएगा 0 से a तक, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी वो e से नीचे आएगी, दैट मींस इस केस में पॉसिबल है, इस रीजन में पॉसिबल है।
जो ही ए पे पहुंच गया पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट होगी। उसका मतलब है ए से आगे जो रीजन है, ए से आगे जो रीजन है उस पर पॉसिबल नहीं, पार्टिकल वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी। ए पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें ए पे कई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ए से आगे आगे एक्स ग्रेटर देन बी, द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट। मैं इसका आंसर देखता हूं, यस एक्स ग्रेटर देन, और मिनिमम एनर्जी जैसे मैंने पहले बता ही दिया वो जीरो है, क्योंकि ए पे तो जीरो है। ठीक है जी। ए पे जीरो भी है, यहां पे वी नॉट भी बता रहा है, देखते हैं उसमें क्या होता है। अब दूसरा पार्ट आता है, मैं फिर से पॉज करके आपको बताता हूं। देखो जी, आ गया हमारे पास सेकंड ग्राफ जो है, जो पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। इसमें भी हमें वो रीजन बताने हैं जहां पार्टिकल पॉसिबल नहीं, उस एनर्जी के साथ पार्टिकल की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, वो रीजन हमें बताना है इसमें से। देखो जी, अगर मैं यहां पे एक काम करूंगा, इसके लाइन में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, चाहे मैं किसी भी रीजन में जाऊं, किसी भी रीजन में जाऊं, ठीक है जी, मैं किसी भी रीजन में जाऊं, तो पार्टिकल की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो हर जगह पोटेंशियल एनर्जी से कम आ रही है। पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी, पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी से हर जगह ज्यादा आ रही है। इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पे यहां पे पॉसिबल नहीं है पार्टिकल का एग्जिस्ट करना। सो दैट मींस जो रीजन है, जो इंटरवल है जिसमें पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो चाहे यहां से जाओ कहीं पे या उधर से जाओ आगे, पार्टिकल उस एनर्जी के साथ कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि पार्टिकल कैन गो बिटवीन एनीवेयर फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से बड़ा होना चाहिए एक्स और इंफिनिटी से छोटा होना चाहिए एक्स, उस रीजन में जा सकता है। अब इसमें पूछा है कि टोटल मिनिमम एनर्जी, मिनिमम टोटल एनर्जी कितनी होगी पार्टिकल की, तो मिनिमम टोटल एनर्जी जो भी होगी वो इससे थोड़ी कम होनी चाहिए। मैं सपोज यहां पे वी डैश मानता हूं, तो मिनिमम टोटल एनर्जी जो होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो पार्टिकल होनी चाहिए, वो कोई वैल्यू वी डैश होनी चाहिए, जो इस क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। मैं वी डैश, वी डबल डैश, वी वन, वी टू कुछ भी मान सकता हूं। ठीक है जी, दिस वाज द सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, फिर से बंद करता हूं। ये तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6.3 का तीसरा पार्ट। इसमें भी हमें वो रीजन आइडेंटिफाई करना है जहां की पार्टिकल की जो एनर्जी है, सॉरी, जहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा उस एनर्जी के साथ। ठीक है, यहां पे भी देख लो, यहां पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल, ये टोटल एनर्जी है। देखो जी, इस पॉइंट पे 0 से लेके ए तक कहीं पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस रीजन में जो टोटल, सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की, दैट इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, सॉरी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं ए से बी तक जाता हूं, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आती है माइनस वी1, जो कि ई से छोटी है, यानी कि पार्टिकल जो है एग्जिस्ट कर पाएगा बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, फिर जब बी पे आ जाता है, पार्टिकल की जो एनर्जी है वो फिर से वी नॉट हो जाती है। वी नॉट जो है वो खुद ग्रेटर है ई से, यानी कि उस केस में भी पॉसिबल नहीं है। मुझे वही रीजन बताना है जहां पे पॉसिबल नहीं है। मैं क्लियरली यहां डायग्राम से लिख सकता हूं, भाई जब x a से छोटा हो, यानी कि जब x लेस देन a है, उस केस में कहीं भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की वी नॉट है, जो कि टोटल एनर्जी से ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो सबसे पहले मेरे पास आता है x इज इक्वल टू a। अब जब मैं x a से b तक चलता हूं, तो उस केस में जो मेरी टोटल एनर्जी है दैट इज माइनस वी1, विच इज क्लियरली लेस देन दिस टोटल एनर्जी ई, यानी कि ए से बी तक मैं चल सकता हूं। फिर जब मैं बी से आगे चलूंगा, तो टोटल जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर से बढ़ जाती है, दैट बिकम्स ग्रेटर देन वी नॉट, सॉरी, दिस टोटल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, यानी कि जब मैं x लेस देन a पे भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है टोटल एनर्जी से, और b से ज्यादा जब मैं जाऊं, b से आगे जब मैं चलूं, जब मैं b से आगे चलूं, तब भी क्या है, तब भी मेरी टोटल जो है, सॉरी, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये टोटल एनर्जी से ज्यादा है, यानी कि x लेस देन a और x ग्रेटर देन b के लिए।
ठीक है, x लेस देन a और x ग्रेटर देन b के लिए पार्टिकल मेरा उस एनर्जी वो एनर्जी लेके एग्जिस्ट नहीं कर पाए, बिकॉज इन दिस रीजन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स larger, becomes greater than the total energy of the particle. ठीक है जी। अब इसमें मिनिमम एनर्जी की बात आ रही है। मिनिमम एनर्जी क्या है पार्टिकल की, तो क्लियरली यहां पर माइनस v1 विल बी द मिनिमम एनर्जी। ठीक है, इसमें आंसर चेक करते हैं। इसमें मेरे ख्याल से इसमें होना चाहिए x लेस देन a, x शुड बी b लेस देन x लेस देन सॉरी नहीं, x लेस देन a, यानी कि a ग्रेटर देन x ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन x ग्रेटर देन b। इस रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। आंसर चेक करते हैं इसका कैसे दिया है इन्होंने, वो देखते हैं। x लेस देन a, x ग्रेटर देन b, x इन्होंने यही पे छोड़ा है इसको। ठीक है जी, इन्होंने यही आंसर दे दिया इसका। तो दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसका फोर्थ पार्ट भी है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। थोड़ा मैं पॉज करके पहले डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो जी, इसका पार्ट फोर्थ है इसका, ये पार्ट फोर्थ है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, जो 6.3 है उसका फोर्थ पार्ट है। फिर से हमें रीजन आइडेंटिफाई करना है जहां पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा उस एनर्जी के साथ। ठीक है जी। अब देखो जी, यहां पे ये टोटल एनर्जी ई है, दिस इज टोटल एनर्जी ई। अब क्या हो रहा है यहां पे, देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां से, यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि ई से कम आ रही है। उसी तरह यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि वी सॉरी ई से कम आ रही है, टोटल एनर्जी से कम आ रही है। जो ही मैं इस पॉइंट b/2 पे पहुंचता हूं, माइनस b/2 पे, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी वो इस टोटल एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट। उसी तरह से a/2 तक जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाली माइनस v1, ये ई से कम है, यानी कि पार्टिकल माइनस a/2 से a/2 तक तो एग्जिस्ट कर पाएगा। लेकिन जो ही मैं a/2 से आगे बढ़ता हूं, कहां तक, b/2 तक, मेरी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। देखो जी कैसे। और जो ही मैं b/2 से थोड़ा आगे बढ़ता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, ऐसे देखो, वो टोटल एनर्जी से कम आती है। उसी तरह यहां भी जब मैं माइनस b/2 से नीचे आ जाता हूं, जब मैं माइनस b/2 को फर्दर आगे चलता हूं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से कम आती है। यानी कि जो रीजन मेरा है जहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, दैट विल बी दिस वेरी रीजन। ये रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बाकी यहां पे एग्जिस्ट कर पाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, अब मुझे इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देना है। कैसे दे दूंगा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट? देखो, चूंकि ये वाली एक्सिस जो है ये नेगेटिव एक्सिस है, एक्स यहां पे होना चाहिए, कहीं वहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सपोज दिस इज -10, एक्स तो -20 होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि मेरा जो एक्स है दैट शुड बी लेस देन -a/2। अब अगर यहां पे -20 मैंने ले लिया, तो ये -30 होगा, यानी कि x शुड आल्सो बी ग्रेटर देन -b/2। देखो जी, फिर से इसको अंडरस्टैंड करो एक बार। सपोज दिस इज -10, दिस इज -20। ये मैथमेटिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, x यहां पे होना चाहिए कहीं, सपोज -15 पे, क्योंकि यही वो रीजन है, ये वाला जो मैंने शेड किया है, जहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो -15 जो है, -15 जो है -10 से छोटा है, वही मैंने लिखा x लेस देन -a/2। लेकिन यही -15 -20 से ज्यादा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x शुड बी लेस देन -a/2, बट x शुड बी ग्रेटर देन -b/2। यानी कि जो -b/2 है दैट शुड बी लेस देन x शुड इटसेल्फ बी लेस देन -a/2। ये फर्स्ट रीजन है जो लेफ्ट में आएगा, ये रीजन, यहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इस रीजन में। उसी तरह उस तरफ चलो, यहां पे देखो, सपोज दिस इज 10 एंड दिस इज 20, x 10 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन a/2, बट x शुड इटसेल्फ बी लेस देन b/2।
क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। यहां पे 20 10 से ज्यादा हो जाएगा। अब देखो यहां पे कैसे लिखते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं a/2 लेस देन x, उसी तरह मैं लिखूंगा यहां पे a/2 इज लेस देन x, लेकिन x जो खुद है दैट इज सॉरी यहां पे लेस देन, x जो खुद है वो b/2 से छोटा है, यानी कि x लेस देन b/2। इस रीजन में पार्टिकल हमारा कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इस एनर्जी के साथ। मिनिमम एनर्जी एज इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, इट इज -v। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको फिर से अंडरस्टैंड करो एक बार। ये जो सपोज मैं मानता हूं दिस इज a एंड दिस इज कैपिटल B, दिस इज C एंड दिस इज कैपिटल D। जो ही मैं D पे पहुंचता हूं मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस E से ज्यादा हो जाती है, जो ही मैं D से आगे बढ़ता हूं। ठीक है, वही हाल यहां पे जब मैं A क्रॉस करता हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से ज्यादा हो जाती है इस पॉइंट पर। B के बाद फिर एकदम नीचे आ जाती है, यानी कि टोटल एनर्जी से कम हो जाती है। जब मैं A से B तक जाऊंगा इस रीजन में, फर्स्ट रीजन मेरा आइडेंटिफाई हो गया ये, यानी कि -b/2 से लेकर -a/2 तक, इसी के बीच में x होना चाहिए, वहां पे पार्टिकल एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उसी तरह यहां पे a/2 से लेकर b/2 तक कोई पॉइंट होना चाहिए जहां पे पार्टिकल, जहां पे मेरा x जो है होना चाहिए, उसी केस में पार्टिकल मेरा जो है वो उस एनर्जी लेवल के साथ वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसको फिर से 2 बार 3 बार 4 बार देखने की कोशिश करो। अगर फिर भी कहीं पे डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, 6.4 पे आ जाते हैं। The potential energy of a function of a particle executing linear simple harmonic motion is given by Vx is equal to kx square by 2। यह क्वेश्चन इनको देना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, चलो अब दे दिया है तो क्या करें। ठीक है, the potential energy function for a particle executing SHM is given by Vx is equal to kx square by 2। ये Vx है, सुप्रीम सिस्टम के लिए ये होती है हाफ kx स्क्वायर, where k is the force constant of the oscillator। ठीक है, for k is equal to 0.5 Newton per meter, the graph versus Vx versus x is shown in the figure। k की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। show that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x is equal to plus minus 2 meter। yes, ये टोटल एनर्जी दे रखी है पार्टिकल। ठीक है, where k is the force constant of the oscillator। सपोज मैं कोई सुप्रीम मास सिस्टम भी मानता हूं, अभी सपोज मानो आप सुप्रीम जो है हमारे पास जो नेचुरल लेंथ में है, जो ही मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा यहां तक, सपोज सुप्रीम में कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जो ही मैं रिलीज करूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी हो वो काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब ये मीन पोजीशन पे इसी पोजीशन पे वापस आएगा फिर इनर्शिया के बदौलत इसको ओवरशूट करेगा, आगे चला जाएगा। वही मेरे पास दे रखा है ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, मैक्सिमम एनर्जी जो k की वैल्यू भी दे रखी है मेरे पास, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है Vx दैट इज इक्वल टू kx स्क्वायर बाय 2, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है जी, फॉर k इज इक्वल टू 0.5। अब आप यहां पे आ जाओ, ये पार्टिकल क्या करेगा, जहां पे मैंने इसको छोड़ दिया, यहां पे जो इसकी टोटल एनर्जी जो इस पार्टिकल की है दैट इज होली एंड सोली पोटेंशियल एनर्जी, वो खाली पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल को मैंने छोड़ा, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर से जब ये इस मीन पोजीशन पे आएगा इसको ओवरशूट करेगा, सुप्रीम को कंप्रेस करेगा कुछ ना कुछ, यानी कि जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी वो फिर से सुप्रीम में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब ये इस एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा यहाँ पे ये रुक जाएगा, यहाँ पे फिर से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इनिशियली यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी क्योंकि अभी मैंने रिलीज किया है पार्टिकल। ठीक है जी, जो टोटल यहाँ पे देखो जो एनर्जी यहाँ पे है इस एंड पॉइंट पे, ठीक है, एंड पॉइंट पे जो एनर्जी है वो होली एंड सोली पोटेंशियल एनर्जी। और हमारे पास दे क्या रखा है क्वेश्चन में,
शो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल, यानी कि जो यहां पे एनर्जी पार्टिकल की है दैट इज 1 जूल। ठीक है, वही 1 जूल अब कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, धीरे 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 यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी इस पॉइंट पे, फिर से स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी वही पोटेंशियल एनर्जी। हमें इसमें पूछ क्या रहे हैं, शो दैट द पार्टिकल इतना अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। देखो हमारे पास क्या है, अब मैं इस एंड पॉइंट पे आ जाता हूं। एंड पॉइंट पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, होली एंड सोली जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1 जूल। मैक्सिमम एनर्जी तो वही, दैट इज इक्वल टू के, x का मुझे आता पता नहीं है, x क्या डिवाइड बाय 2, लेकिन जो k है यहां पे 0.5 दे रखा है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 0.5 x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 0.5, दैट इज इक्वल टू 2 by 5 into 10, 5 1 5 2 यानी कि 4। x स्क्वायर जो मेरे पास आ गया दैट इज 4। व्हाट डज दैट मीन, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी कि x जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस डिस्टेंस से कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ज्यादा से ज्यादा 2 मीडियन पोजीशन से, फिर वापस जब यहां तक आएगा यहां भी ज्यादा से ज्यादा 2, यानी कि पार्टिकल जो है, क्योंकि अगर पार्टिकल इससे थोड़ा, मैं मानता हूं कि पार्टिकल थोड़ा इससे ज्यादा चला गया, इससे आगे भी चला गया, उसकी एनर्जी फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 जूल से ज्यादा देर हो जाएगी, जो कि हमारे क्वेश्चन में परमिसिबल नहीं है। इसलिए पार्टिकल को मैं ज्यादा से ज्यादा यहीं तक ले जा सकता हूं। यही मैंने कैलकुलेट कर दिया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया, यानी कि प्लस 2 तक राइट साइड में और माइनस 2 तक लेफ्ट साइड में, इसी बीच में पार्टिकल ऑसिलेट करता रहे। ठीक है जी, डैम्पिंग वगैरह इसमें एब्सेंट मानी गई। अब चक्कर यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल वापस ही आएगा। एक चीज आप यहां पे नोट कर लो, ये जो एनर्जी यहां पे दिस इज 1 जूल, जब हमने एनर्जी 1 जूल मानी तो ये पॉइंट जो हमारे पास आ गया दिस इज x इज इक्वल टू प्लस 2, उसी 1 जूल पे जो x जो इस तरफ है दैट इज माइनस 2, ये यहां पे 0 है। अब चक्कर है कि हमें पता कैसे चलेगा कि पार्टिकल वापस आएगा, देखो कैसे पता चलेगा। यहां पे होली एंड सोली जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे वेलोसिटी इसके बाद 0 हो जाए। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स में जब भी वेलोसिटी 0 हो जाए तो पार्टिकल रिट्रेस करता है अपनी पाथ, जिस तरह मोशन अंडर ग्रेविटी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 फिर पार्टिकल वापस आएगा। इसको आप और एक तरीके से भी देख सकते हैं। हमारे पास होती है जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन Vx होती है, दैट इज सॉरी फोर्स जो होता है दैट इज नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, d by dx ऑफ Vx होता है, वो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। अगर मैं यहां पे स्लोप ले लूं इस पॉइंट पे, dv by dx जो है, dv by dx जो है किसी पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप आ जाएगा मेरे पास, यानी कि f जो है दैट विल बी इक्वल, अगर मैं इसको पॉइंट a मान तो मैं लिखूंगा f एट पॉइंट a, व्हाट विल बी दैट, पॉइंट a पे दैट विल बी माइनस टाइम्स dv by dx, यानी कि इस लाइन का स्लोप इस पॉइंट a पे, देखो कैसे निकालते हैं, यहां पे टेंजेंट ड्रा करूंगा मैं इस एंगल का थीटा, क्योंकि ये एक्यूट है, सो माइनस dv by dx दैट विल बी पॉजिटिव, माइनस इनटू नेगेटिव दैट विल बी माइनस नेगेटिव, यानी कि इस पॉइंट पे जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है उसी के अपोजिट फोर्स लग रहा है, उसका मतलब ये वो वापस आएगी, उड़ तो नहीं जाएगी, उसका मतलब है वो वापस आएगी। उसी तरह यहां पे भी मैं देख सकता हूं। अब यहां पे अगर मैं देखता हूं इस पॉइंट पे, देखो यहां पे एक बार आप अंडरस्टैंड करो, जब पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या बता रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि वेलोसिटी 0 हो गई, बॉडी इसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, यानी कि इस पॉइंट पे आ जाओ, यहां पे स्लोप देखो आप, यहां पे थीटा जो है दैट इज ऑब्ट्यूज, या इस ट्रायंगल में आप थीटा देखो, छोड़ो इसको, मैं फिर से लिखता हूं f इज इक्वल टू माइनस dvx डिवाइड बाय dx दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, यहां पे tan थीटा देखो, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यहां पे नेगेटिव है, यानी कि dv by dx जो है यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, माइनस इनटू नेगेटिव दैट विल बी पॉजिटिव, यानी कि जब पार्टिकल इस एक्सट्रीम पे पहुंच जाए, जहां पे इसकी होली एंड सोली एनर्जी पोटेंशियल होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो
उस टाइम उस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि इस टाइम इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। इस केस में हमारे पास नेगेटिव है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये वर्क पावर एनर्जी हमने स्टार्ट किया है। तो आप लोग इनको देखो, वीडियोस को थोड़ा इनको लाइक शेयर वगैरह करो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। मैं कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह वर्क पावर एंड एनर्जी। इसके बाद मैं सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन वगैरह भी लूंगा, लेकिन पहले मैं एनसीईआरटी को कंप्लीट करूंगा, प्रॉब्लम्स। उसके बाद मैं वर्मा सर की बुक जो है, एससी वर्मा की बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, जो वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर है, उसमें से प्रॉब्लम्स लूंगा। उसके बाद हम लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन वगैरह पढ़ेंगे। तो फिर हम आगे इंशाल्लाह रोटेशनल मैकेनिक्स पे डिस्कस करेंगे। होप you will find this video very useful, extremely useful and beneficial for you people. Thank you for watching. God bless.